152 एफोरिज्म तक हम लोगों ने पढ़ा, जहाँ पर हम लोगों ने क्या चीज़ें पढ़ी। हनुमान सर बताते कि हेल्थी एक स्टेट है, हेल्थ एक स्टेट है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा पुराने रिवाइज करते हैं, फिर इसको अच्छे से पढ़ेंगे ताकि हमें समझ में आए कि 153 एफोरिज्म इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इतना ज़्यादा एम्फेसिस इसे क्यों दिया जाता है, हम लोग इतना क्यों इस चीज़ के पीछे पढ़ते हैं, ठीक है। तो समझते हैं। तो हम लोग 9 एफोरिज्म में पढ़ते हैं कि हमारा ये जो वाइटल एनर्जी है, ठीक है, ये अनबाउंडेड स्वे फॉर्म में वर्क करती है। अनबाउंडेड मतलब बिना किसी रोक टोक के, जिसके ऊपर कोई बाउंडेशन ना हो, और स्वे मतलब फ्लक्चुएटिंग वे में होता है, ठीक है। और एफोरिज्म 15 में पढ़ते हैं ये जो हमारी बॉडी है और ये जो हमारा वाइटल एनर्जी है, हम इसको समझने के लिए अलग अलग पढ़ते हैं, बट दोनों क्या है, यूनिटी है, आपस में एक है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी जो बॉडी है ये एक स्टेट नहीं है, यह क्या है, एक डायनेमिक वे में वर्क करती है, अनबाउंडेड स्वे वर्क में, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, हमारी जो माइंड है, हमारी जो बॉडी है, दोनों यूनिटी है, दोनों सेम है, और दोनों फ्लक्चुएटिंग वे में वर्क करते हैं, ठीक है। जब हम लोग डिजीज कंडीशन पढ़ते हैं, ठीक है, एफोरिज्म 11 पढ़ते हैं, 12 पढ़ते हैं, 13 पढ़ते हैं, तो वहां पर क्या पढ़ते हैं 13 एफोरिज्म में, कि ये जो वाइटल एनर्जी है हमारी, इसके ऊपर जब कोई डायनेमिक इन्फ्लुएंस पड़ता है तो इसके अंदर चेंज आता है, ठीक है, वाइटल एनर्जी के अंदर चेंजेस आते हैं जिसके इफेक्ट देखने को मिलते हैं, बट वो डिजीज कंडीशन में तब तक कन्वर्ट नहीं होते, उनका एक थ्रेशोल्ड होता है, एक लिमिट तक बॉडी क्या करती है, टॉलरेट करती है, वाइटल एनर्जी अपनी स्टेट में वापस रिटर्न आ सकता है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते नहीं, एफोरिज्म 13 खोलो, ओपन करो, उसमें तो एक लाइन लिखी गई है 13 में, हमारा एलोपैथिक व्यू हो गया। फिर लोग जब एफोरिज्म 11 पढ़ते हैं तो यहाँ पे देखो वो जो लाइन लिखी गई है, वाइटल फोर्स डिरेंज टू सच एन एबनॉर्मल स्टेट, ऊपर चौथी पांचवी लाइन है, दैट कैन फर्निश द ऑर्गेनिज्म विथ इट्स डिसएग्रीगेबल सेंसेशन। तो एक एबनॉर्मल स्टेट तक आती है, मतलब हमारी ये जो माइंड और ये जो बॉडी है, एफोरिज्म 9 एफोरिज्म 15 दोनों कंबाइंड फॉर्म में है, एक फ्लक्चुएटिंग वे में वर्क करते हैं, हम लोगों ने इतना समझे ये हेल्दी स्टेट है। जब डिजीज कंडीशन में आती है बॉडी, ये हमारी डिजीज कंडीशन है अभी, ठीक है, यहाँ पर जब डिजीज कंडीशन में आती है तो इसके ऊपर एक्ट किसका होता है, एक डायनेमिक इन्फ्लुएंस होता है, जिसका इफेक्ट हमारे वाइटल एनर्जी बॉडी जो कंबाइंड फॉर्म में उसके ऊपर पड़ता है। जब एक एबनॉर्मल स्टेट तक ये आता है तभी डिजीज स्टेट डेवलप होती है, वरना डिजीज स्टेट डायरेक्ट डेवलप नहीं होती। तो हमारा एक ये हेल्दी स्टेट रहा जहाँ पर हमारी ये जो बॉडी वाइटल एनर्जी दोनों कंबाइंड फॉर्म में थे, फ्लक्चुएटिंग वे में क्या कर रहे थे, ये वर्क कर रहे थे। जब इसके ऊपर एक डायनेमिक इन्फ्लुएंस पड़ा तो क्या हुआ, एक एबनॉर्मल स्टेट तक आया, ये चेंज हुआ, स्टेट हम चेंज कर रहे हैं अभी, एक एबनॉर्मल स्टेट तक आया तब डिजीज कंडीशन पैदा हुई। बट बीच की जो कंडीशन थी, इसके बीच में एक हेल्दी स्टेट हो गई, एक डिजीज, एक स्टेट तक क्या था, बॉडी छोटे मोटे सिम्टम प्रोड्यूस करती है जिसे ठीक किया जा सकता है डाइट और रेजिमे के थ्रू, वो हमारा क्या है, इनडिस्पोजिशन है। तो हनुमान सर ने हेल्दी स्टेट बताई, फिर डिजीज स्टेट बताई, फिर हम लोग जो 150 एफोरिज्म पढ़ते हैं तो हनुमान सर क्या बताया, इनडिस्पोजिशन क्या होता है। तो इनडिस्पोजिशन एक हेल्दी स्टेट में ही कंडीशन में है बॉडी, जहां पर बॉडी क्या कर रही है, कुछ समय पहले ही एक दो छोटे मोटे सिम्टम आए हैं जिसे डाइट और रेजिमे ठीक करके हम पेशेंट को ठीक कर सकते हैं, वो इनडिस्पोजिशन है, वो डिजीज स्टेट नहीं है, वो क्या है, हेल्दी स्टेट से डेविएशन है, ठीक है। तो एफोरिज्म 150 में क्या पढ़ते हैं कि शॉर्ट टाइम प्रीवियसली वन और मोर ट्रिवियल सिम्टम कम, ठीक है, विच कैन बी करेक्टेड बाय डाइट एंड रेजिमे, ये हमारा क्या है, इनडिस्पोजिशन है। इनडिस्पोजिशन इसके अलावा और कहाँ पढ़ते हैं हम लोग, एफोरिज्म 7 पढ़ते हैं, ठीक है। हेल्दी स्टेट, डिजीज स्टेट, इनडिस्पोजिशन बीच के कोई स्टेट है जहाँ पे बॉडी रिटर्न आएगी अगर हम डाइट और रेजिमे को ठीक कर दें, ठीक है, वो डिजीज स्टेट नहीं है, इनडिस्पोजिशन। फिर देखो 151 में क्या पढ़ते हैं, हनुमान सर कहते हैं हेल्दी कंडीशन में तो बॉडी अलग सेंसेशन, नॉर्मल फंक्शन, बॉडी हार्मोनियस वे में है। इनडिस्पोजिशन में हल्का चेंजेज आता है जो कि ठीक हो सकता है, वहां पे हमें दवा की जरूरत नहीं है। बट अगर डिजीज कंडीशन हुई तो वो सिम्टम प्रोड्यूस करेगी, ये चीज कहाँ पढ़ी हम लोगों ने 150 में, कि इंपॉर्टेंट डिजीजेस है नंबर ऑफ सिम्टम। तो हमने सर 151 क्या बताते हैं, हेल्दी स्टेट बताया 9 10 11 12 13 तक,
13 अलग छोड़ के 9, 10, 11 तक कि डिजीज होती कैसे है, डिजीज क्या नहीं है, इन डिस्पोजिशन क्या है ये बताया। फिर हनीमैन सर कहते अच्छा ये जो डिजीज कंडीशन है इसके अंदर सिम्टम होंगे ही होंगे। फिर क्या बताते हैं हनीमैन सर 152 में कि अच्छा ठीक है डिजीज कंडीशन है तो हमें दवा सेलेक्ट करने में तब आसानी होगी डिजीज कंडीशन में अगर सिम्टम कैसे हो, न्यूमरस हो। तो उसमें बताते हैं अगर एक्यूट डिजीज हुई पेशेंट को तो उसके सिम्टम क्या होंगे, न्यूमरस होंगे। तो हमें मेडिका में अगर मेडिसिन की संख्या ज़्यादा होगी तो उसके अंदर सिम्टम भी ज़्यादा होंगे तो हमें मैच करने में क्या होगी, आसानी होगी, हम पेशेंट को जल्दी से ठीक कर ले जाएंगे। ये चीज़ 152 में पढ़ते हैं। ठीक, टोटलिटी ऑफ सिम्टम क्या होता है, किस बेसिस पे पीक्यूआरएस सिम्टम क्या होते हैं, एसएसयूपी सिम्टम क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आप समझते हैं। ठीक है, तो हेल्दी स्टेट हो गई, हमारी डिजीज स्टेट हो गई, डिजीज स्टेट में बहुत सारे सिम्टम होंगे, ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, अब पढ़ते हैं। एक कोई केस आया हमारे पास, सोरिक डिजीज का हो सकता है, साइकोटिक या सिफिलिटिक किसी डिजीज का केस आया हमारे पास। उस डिजीज में क्या होगा, बहुत सारे सिम्टम होंगे। तो जैसे सोरिक डिजीज का वो केस था तो सोरिक डिजीज की पूरी पिक्चर मिलेगी हमें, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज। तो जब हम लोग फॉर एग्जाम्पल 6 में पढ़ते हैं अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर में, तो वहाँ पढ़ते नहीं है कि हनीमैन सर कहते हैं कि हमें अनप्रेजुडाइज्ड बनाना है। उस समय जो भी पेशेंट सिम्टम लेकर आए हमें उसको समझना है अच्छे से। तो हमें क्या मिलेगी, पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज मिलेगी, डिजीज की एक पिक्चर मिलेगी। तो सोरिक डिजीज थी, डिजीज कंडीशन हुई, उसके सिम्टम हुए बहुत सारे जिसे हमने अच्छे से ऑब्जर्व करना है। तो ये जो सिम्टम हुए वो क्या हो गए, पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज। मतलब डिजीज कंडीशन मान लो कि पेशेंट 50 सिम्टम बता रहा है, 60 सिम्टम बता रहा है, तो सोरिक डिजीज का एक केस हुआ, उस डिजीज के केस में 50 सिम्टम मिले, तो उस डिजीज की क्या, वो एक पूरी पिक्चर हुई, पिक्चर ऑफ डिजीज या फिर पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, उनमें से 4 या 5 सिम्टम हम ऐसे सेलेक्ट करते हैं उस 50 सिम्टम में से, जो कि 4-5 सिम्टम क्या होते हैं, जो कि पूरी तरीके से उस पर्सन की डिजीज को रिफ्लेक्ट करते हैं, अच्छे से समझते हैं, इंडिविजुअलाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो वही हमारे 4 या 5 सिम्टम क्या हो जाते हैं, टोटलिटी ऑफ सिम्टम। तो हम लोग जब एफोरिज्म 7 में पढ़ते हैं तो वहां पे क्या पढ़ते हैं, टोटलिटी ऑफ सिम्टम इज द व्हाट, क्वालिटी ऑफ द सिम्टम। सिम्टम की क्वालिटी कितनी अच्छी है वो हमें किसमें बनाने में हेल्प करता है, टोटलिटी ऑफ सिम्टम बनाने में हेल्प करता है। तो हमारी टोटलिटी ऑफ सिम्टम सबसे अच्छी कब मिलेगी, जब उस सिम्टम की क्वालिटी क्या हो, सबसे अच्छी हो। तो उस सिम्टम की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए वो 153 एफोरिज्म हनीमैन सर बताते हैं कि वो सिम्टम कैसे होने चाहिए जिसके बेसिस पे तुम्हें टोटलिटी ऑफ सिम्टम बनानी है। तो वो सिम्टम होने चाहिए एसएसयूपी सिम्टम, जो कि हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्ट्राइकिंग, सिंगुलर, अनकॉमन एंड पेकुलियर सिम्टम। ठीक है, ये एसएसयूपी सिम्टम है जो कि हमारे क्या है, स्ट्राइकिंग, सिंगुलर, पेकुलियर एंड अनकॉमन सिम्टम, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम किस चीज में बनाने में हेल्प करते हैं, टोटलिटी ऑफ सिम्टम। तो सोरिक डिजीज का केस था, उसमें 50 सिम्टम थे। 50 सिम्टम में कैसे सिम्टम खोजो, जो कि सिंगुलर सिम्टम हो, अनकॉमन सिम्टम हो, ठीक है, स्ट्राइकिंग सिम्टम हो और पेकुलियर सिम्टम हो। ऐसे सिम्टम को सेलेक्ट करो हमेशा मेडिसिन देने के लिए, उसके बेसिस पे टोटलिटी ऑफ सिम्टम हमें बनानी है। हम लोग ये सारी चीजें पढ़ते हैं और यही टोटलिटी ऑफ सिम्टम से जब हम लोग क्या करेंगे, मेडिसिन जो सेलेक्ट करेंगे वही हमारी मेडिसिन क्या कहलाती है, स्पेसिफिक रेमेडी कहलाती है। तो जब हम लोग स्पेसिफिक रेमेडी पढ़ते हैं तो वहां पर क्या पढ़ते हैं, स्पेसिफिक रेमेडी किस बेसिस पे सेलेक्ट करनी चाहिए हमें, टोटलिटी ऑफ सिम्टम के बेसिस पे। ठीक है, तो 157 एफोरिज्म खोलो तो देखो उसमें लिखा हुआ है, इट कंटेन द सिम्टम, टोटलिटी ऑफ सिम्टम ऑफ ए गिवन नेचुरल डिजीज, ऊपर से तीसरी या चौथी लाइन है। तो वहां पे देखो क्या लिखा है, जो हमें स्पेसिफिक रेमेडी देनी है जिससे हमें पेशेंट को ठीक करना है, उसे किस बेसिस पे सेलेक्ट करना है, टोटलिटी ऑफ सिम्टम के बेसिस पे। टोटलिटी ऑफ सिम्टम किस बेसिस पे सेलेक्ट करेंगे, जो पेशेंट की पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज के 50 सिम्टम की जो उसके सिम्टम की लिस्ट थी उनमें से हमें कैसे सिम्टम खोजने हैं। अगर हमें पीक्यूआरएस सिम्टम मिल जाए, पीक्यूआरएस क्या होता है, पेक्यूलियर, क्वीर, रेयर एंड सिंगुलर सिम्टम, स्ट्राइकिंग सिम्टम, वो हमारे क्या है, पीक्यूआरएस। तो एसएसयूपी सिम्टम मिल जाए या हम लोग जिसे कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम बोल सकते हैं, उसके बेसिस पे टोटलिटी बनाएं तो हमारे स्पेसिफिक रेमेडी क्या होगी, उतनी अच्छी होगी। ठीक है, तो हमारे पास पेशेंट आया, उसने अपने सिम्टम बताए,
ठीक है, वो हमें 50 सिम्टम की लिस्ट मिली। उस 50 सिम्टम को मान लो हम क्या बोलेंगे, पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज, सोरिक डिजीज की एक पिक्चर है वो 50 सिम्टम। उन 50 सिम्टम में से सोरिक जो सिम्टम है, सोरिक डिजीज के जो सिम्टम, उसमें से हमें कैसे सिम्टम खोजने हैं, पीक्यूआरएस सिम्टम खोजने हैं, सिंगुलर, अनकॉमन, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम खोजने हैं। उसके बेसिस पे हमें टोटलिटी ऑफ सिम्टम बनाना है। हम लोग टोटलिटी ऑफ सिम्टम की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि क्वालिटी ऑफ सिम्टम है, तो सिम्टम की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, पीक्यूआरएस सिम्टम होनी चाहिए 153 एफोरिज्म। इसीलिए 153 एफोरिज्म का बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया जाता है कि हमेशा 153 एफोरिज्म के को लोग बोलते हैं कि पीक्यूआरएस सिम्टम खोजो, किसी केस में एसएसयूपी सिम्टम खोजो, या फिर पीक्यूआरएस सबसे कॉमन होता है कि पीक्यूआरएस सिम्टम खोजो क्या है किसी पेशेंट के अंदर। तो पीक्यूआरएस सिम्टम क्यों खोजते हैं, क्योंकि उसके बेसिस पे हमें टोटलिटी बनानी है, और टोटलिटी के बेसिस पे हमारी स्पेसिफिक रेमेडी निकलेगी। क्योंकि हम लोग 147 एफोरिज्म पढ़ते हैं कि स्पेसिफिक रेमेडी किसके बेसिस पे सेलेक्ट करनी है, टोटलिटी ऑफ सिम्टम के बेसिस पे। और टोटलिटी ऑफ सिम्टम सबसे अच्छा कब बनेगा, जब अगर सिम्टम कैसे मिल जाए, हमें पीक्यूआरएस सिम्टम मिल जाए। और पीक्यूआरएस सिम्टम सेलेक्ट कहां से करते हैं, तो सोरिक डिजीज का जो केस था जहां पर हमें 50 सिम्टम मिले, वो 50 सिम्टम के अंदर कैसे सिम्टम हो सकते हैं, जनरल सिम्टम भी हो सकते हैं, हमारे एसएसयूपी पीक्यूआरएस सिम्टम भी हो सकते हैं उसके अंदर। तो जो जनरल सिम्टम है, अनकॉमन कॉमन सिम्टम, उसको नहीं लेना। हनीमैन सर कहते हैं कि जनरल सिम्टम और कॉमन सिम्टम को मत खोजो, उसमें अनकॉमन क्या है उस डिजीज कंडीशन में, उसके बेसिस पे जो टोटलिटी बनेगी, जो उसके बेसिस पे हम दवा सेलेक्ट करेंगे स्पेसिफिक रेमेडी, वो सबसे अच्छी दवा होगी। और यही स्पेसिफिक रेमेडी देने के बाद अगर पेशेंट ठीक हो जाए तो वही रेमेडी क्या कहलाने लगती है, सिमिलम कहलाने लगती है। ठीक है, तो ये पूरी एक सीरीज है जिसे हमें समझना पड़ेगा लाइन बाय लाइन है क्या, हम पढ़ क्या रहे हैं, रट्टा मारने से काम नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखो फिर से बताते हैं। एक कोई केस आया हमारे पास, ठीक है, वो केस कैसा हो सकता है, सोरिक डिजीज का एक केस हुआ, उसने हमें 50 सिम्टम बताए। तो वो 50 सिम्टम क्या है हमारे, पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज है। पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज हम लोग सबसे पहले कहाँ पढ़ते हैं, एफोरिज्म 6 में, ठीक है, अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर वाले में। उस पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज में से हमें कैसे सिम्टम खोजने हैं, 153 एफोरिज्म, पीक्यूआरएस सिम्टम खोजो। हनीमैन सर कहते हैं सबसे बढ़िया तो ये खोजो, पीक्यूआरएस सिम्टम मिल जाए तो सबसे बढ़िया है। उसके बेसिस पे एक टोटलिटी ऑफ सिम्टम बनाओ, जो कि हम लोग कहाँ पढ़ते हैं एफोरिज्म 7 में। उस टोटलिटी ऑफ सिम्टम के बेसिस पे स्पेसिफिक रेमेडी सेलेक्ट करो, तो हम लोग कहाँ पढ़ते हैं 157 एफोरिज्म। और स्पेसिफिक रेमेडी देने के बाद पेशेंट जब ठीक हो जाए, वही मेडिसिन क्या कहलाने लगती है, सिमिलम कहलाने लगती है। ये हमने डिजीज का पढ़ा, ठीक है, कि हमें कैसे सिम्टम खोजने हैं, एसएसयूपी सिम्टम खोजने हैं, पीक्यूआरएस सिम्टम खोजने हैं पेशेंट के अंदर, जिसके बेसिस पर हमें दवा सेलेक्ट करनी है। तो दवा हम अच्छे से तभी सेलेक्ट कर पाएंगे, स्पेसिफिक रेमेडी सेलेक्ट कर पाएंगे, अगर हमारे पास ड्रग प्रूविंग में सिम्टम ज्यादा हो। ठीक है, और ड्रग प्रूविंग सिम्टम ज्यादा कब होंगे, जब हमारी मेडिसिन की संख्या ज्यादा हो। तो वही चीज तो 152 में पढ़ते हैं। तो हमारी मेडिसिन की संख्या ज्यादा होनी चाहिए, ड्रग प्रूविंग हमें ज्यादा से ज्यादा मेडिसिन की करनी चाहिए, उससे नंबर ऑफ सिम्टम ज्यादा होंगे, तो हमें मेडिसिन सेलेक्ट करने में क्या होगी, आसानी होगी, हम मैच आसानी से कर पाएंगे। क्योंकि हमारी मेडिसिन किन बेसिस पे होती है, सिमिलर बेसिस पे देनी होती है, सिमिलर सिम्टम के बेसिस पे देनी होती है। ठीक है, अब पढ़ते हैं 153 एफोरिज्म। देखो, इन दिस सर्च ऑफ ए होम्योपैथिक स्पेसिफिक रेमेडी। तो देखो 157 एफोरिज्म हमें सर ने क्या बताया, स्पेसिफिक रेमेडी होती क्या है। फिर कहते हैं कि अगर स्पेसिफिक रेमेडी हमें सेलेक्ट करनी हो, अगर उसके लिए सर्च करना हो, तो क्या करना है, दैट इज टू से इन कंपैरिजन ऑफ कलेक्टिव सिम्टम ऑफ नेचुरल डिजीज विद द लिस्ट ऑफ सिम्टम ऑफ नॉन मेडिसिन। तो हमें क्या करना है, इज दिस कंपैरिजन, हमें कंपेयर करना है किससे, कलेक्टिव सिम्टम ऑफ नेचुरल डिजीज। ये जो नेचुरल डिजीज थी, इसके जो सिम्टम थे, इसको कंपेयर करना है किसके साथ, विथ लिस्ट ऑफ सिम्टम ऑफ नॉन मेडिसिन। हमारी जो जानी पहचानी मेडिसिन है, हमारी जो मटेरियल मेडिका के मेडिसिन जो लिखी गई है, उसके अंदर जो सिम्टम है उससे क्या करना है, कंपेयर करना है, मैच करना है। अगर हमें क्या सेलेक्ट करना हो, स्पेसिफिक रेमेडी सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो यही चीज लिखी गई है, इन दिस सर्च फॉर ए होम्योपैथिक स्पेसिफिक रेमेडी, दैट इज टू से इन दिस कंपैरिजन ऑफ कलेक्टिव सिम्टम ऑफ नेचुरल डिजीज। ये जो सोरिक नेचुरल डिजीज थी, इसके अंदर जो कलेक्टिव सिम्टम थे, उसको कंपेयर करना है किसके साथ, विद द लिस्ट ऑफ ए सिम्टम ऑफ नॉन मेडिसिन। जो लिस्ट है सिम्टम की, जो कि हमारी किसकी है, नॉन मेडिसिन की लिस्ट के सिम्टम है, उससे हमें क्या करना है, कंपेयर करना है, ताकि क्या हो सके,
इन ऑर्डर टू फाइंड एमंग दीज एन आर्टिफिशियल मॉर्बिड एजेंट, ताकि हम उस आर्टिफिशियल मॉर्बिड एजेंट को खोज सकें। मेडिसिन को, उस आर्टिफिशियल मॉर्बिड एजेंट क्या हो गया, उस मेडिसिन को खोज सकें करस्पॉन्ड विद सिमिलरिटी टू द डिजीज टू बी क्योर, जो कि क्या हो, सिमिलर हो, किसके कंपैरिजन में, सिमिलरिटी टू डिजीज टू बी क्योर, जिस डिजीज को हमें ठीक करना है उसके साथ वो क्या होनी चाहिए, करस्पॉन्ड करनी चाहिए। है समझ में? तो हमारी जो डिजीज कंडीशन में सिम्टम थे उसको कंपेयर करना है किसके साथ में, हमारे मेडिसिन के सिम्टम के साथ में कंपेयर करना है, ताकि हम उस आर्टिफिशियल मेडिसिन को खोज सके, क्या लिखा, आर्टिफिशियल मॉर्बिड एजेंट को खोज सके, जो कि करस्पॉन्ड किससे करता है, जिस डिजीज को हमें ठीक करना है। ठीक है, तो हम आर्टिफिशियल जो लिखा नहीं क्या, आर्टिफिशियल मॉर्बिड एजेंट, हम खोज क्या रहे हैं, अल्टीमेटली हम स्पेसिफिक रेमेडी खोज रहे हैं 157 उसको किस बेसिस पे खोजते हैं, टोटलिटी ऑफ सिम्टम के बेसिस पे। और टोटलिटी ऑफ सिम्टम किस बेसिस सबसे अच्छा बनता है, हमारा कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम के बेसिस पे। देखो आगे क्या लिखा है, कॉमा द मोर स्ट्राइकिंग सिंगुलर अनकॉमन एंड पेकुलियर, ब्रैकेट में क्या है, कैरेक्टरिस्टिक साइन एंड सिम्टम ऑफ ए केस ऑफ डिजीज आर चीफली एंड मोस्ट सोली टू बी केप्ट इन व्यू। जब हमें ये मेडिसिन सेलेक्ट करनी हो, स्पेसिफिक रेमेडी सेलेक्ट करनी हो, तो हमें कैसे सिम्टम खोजने चाहिए, स्ट्राइकिंग, सिंगुलर, अनकॉमन और पेकुलियर साइन सिम्टम खोजनी चाहिए इन केस ऑफ डिजीज में, क्योंकि यही क्या होता है, चीफली एंड मोस्ट सोली टू बी केप्ट इन व्यू। हमें अपने व्यू में सबसे ज्यादा ध्यान कैसे सिम्टम पे देना चाहिए, इन सिम्टम पे देना चाहिए, क्योंकि ये क्या करते हैं, टोटलिटी ऑफ सिम्टम को अच्छे से बनाते हैं। फॉर इट इज more particularly these that very similar one in a list of symptom of selected medicine must correspond to, और जो हमारे ये PQRS सिम्टम है, कौन से कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, ये सिमिलर वन होंगे किससे, लिस्ट ऑफ सिम्टम ऑफ सिलेक्टेड मेडिसिन, जो हमने मेडिसिन सेलेक्ट की है उसमें जो सिम्टम की लिस्ट है उससे वो क्या होंगे, वेरी सिमिलर होंगे, ताकि क्या हो सके, इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट इट द मोस्ट सुटेबल द इफेक्टिव क्योर, क्योंकि यही सबसे सुटेबल होगा, यही मिलकर सबसे अच्छा इफेक्ट करेंगे क्योर करने में। क्योर सबसे अच्छा तभी मिलेगा जब हमारा क्या हो, PQRS सिम्टम मैच कर जाए हमारे। ठीक है, आगे द मोर जनरल एंड अनडिफाइंड सिम्टम, जो हमारे जनरल सिम्टम होते हैं, अनडिफाइंड सिम्टम होते हैं, जैसे एग्जाम्पल देखो क्या दिखे, भूख न लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट, हेडेक, डिबिलिटी, रेस्टलेस स्लीप, डिस्कम्फर्ट एंड सो फोर्थ, डिमांड बट लिटिल अटेंशन। इसके ऊपर हम लोग ध्यान तो देंगे क्योंकि ये हमारे क्या बनाने में हेल्प करेंगे, पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज बनाने में हेल्प करेंगे। हमें इन पर ध्यान तो देना है, अटेंशन तो देना है, लेकिन कम अटेंशन देना है। तो अटेंशन ज्यादा किस पे देना है, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम पे, PQRS सिम्टम पे। तो हमारे सर क्या कहते हैं कि ये जो जनरल सिम्टम है, जैसे लॉस ऑफ एपेटाइट हो गया, हेडेक हो गया, डिबिलिटी हो गई, वीकनेस हो गया, रेस्टलेस स्लीप हो गए, या फिर डिस्कम्फर्ट होते हैं, इसके अंदर डिमांड करनी है बट लिटिल अटेंशन, हमें इसके अंदर कम अटेंशन देना। व्हेन दैट ऑफ वेग एंड इंडेफिनिट कैरेक्टर इफ दे कैन नॉट बी मोर एक्यूरेटली डिस्क्राइब, हमें तब तक ध्यान नहीं देना है जब तक कोई बहुत अच्छे से ना बताइए सिम्टम, कि हमें नींद आए ही जा रही है, स्लीप ओवर पावरिंग, हम लोग पढ़ते हैं ओपीएम में कि पेशेंट क्या कर रहा है, जनरल सिम्टम पे तब तक ध्यान मत दो जब तक वो सिम्टम क्या हो, बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट ना हो जाए, उस पर अटेंशन तो देनी है बट लिटिल अटेंशन देनी है, और तब तक अटेंशन नहीं देनी जब तक वो सिम्टम क्या हो जाए, बहुत ही स्ट्राइकिंग सिम्टम में कन्वर्ट ना हो जाए। देखो क्या लिखा है, डिमांड लिटिल बट व्हेन दैट ऑफ वेग एंड इनडेफिनिट कैरेक्टर, जब वो कैसे हो, जब बहुत वेग हो जाए, बहुत ही ज्यादा सीवियर फॉर्म में हो जाए, मोर एक्यूरेटली डिस्क्राइब, जब तक वो बहुत अच्छे से पेशेंट उसको ना डिस्क्राइब करें, एज सिम्टम ऑफ सच जनरल नेचर आर ऑब्जर्व इन ऑलमोस्ट एवरी डिजीज एंड फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरी, क्योंकि हमें ये जो सिम्टम है, जनरल सिम्टम है, ये हर मेडिसिन में, हर डिजीज में देखने को मिल जाती है। सोरिक डिजीज होगा तो भी वीकनेस मिल रही है, साइकोट्रिक डिजीज होगा तो भी वीकनेस देखने को मिल रही है, कोई भी डिजीज कंडीशन उसके अंदर ये सिम्टम कॉमन होते हैं कि किसी को हेडेक हो रहा है, किसी को वीकनेस हो रही है, किसी का कुछ करने का मन नहीं कर रहा। ठीक है, ये कॉमन सिम्टम है, तो हमें सकते हैं इनमें अटेंशन हमें कम देनी है। हमेशा कैसे सिम्टम पे ध्यान देना है, PQRS सिम्टम देना है, तब तक ध्यान नहीं देना इन जनरल सिम्टम के बेसिस पे जब तक बहुत ही ज्यादा मार्क सिम्टम ना मिलने लगे। जैसे हम लोग पढ़ते हैं डायबिटीज में पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, ये सब कॉमन सिम्टम है, बट अगर किसी को बहुत ज्यादा बताया कि जब से डायबिटीज इमेसिएशन बहुत ज्यादा हो गया, तो वो हमें उस अंदर मेडिसिन मिल जाती है, कौन से डायबिटीज मिलेटस अकम्पनीड बाय ग्रेट इमेसिएशन।
तब हमें ऐसे सिम्टम के ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, तो हनीमैन सर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि एक डिजीज का केस है, उसके अंदर सोरी डिजीज का हमें पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज मिलेगी, उसमें कैसे सिम्टम खोजो, पीक्यूआरएस सिम्टम खोजो। जब पीक्यूआरएस सिम्टम खोज लो उसके बेसिस पे जो टोटलिटी बनेगी, क्योंकि हमें टोटलिटी तो मैच करानी है, जिसके बेसिस पे हमें स्पेसिफिक रेमेडी सेलेक्ट करनी है। तो हमारे मेडिसिन को कैसे किन बेसिस पे सेलेक्ट करनी चाहिए, तो देखो हमें सर क्या लिखा था, पीक्यूआरएस सिम्टम के बेसिस पे मेडिसिन को जब सेलेक्ट करेंगे वो सबसे सुटेबल होगी, उससे सबसे अच्छा हमें क्योर का इफेक्ट देखने को मिलेगा। और ये हमारे जैसे जनरल सिम्टम होते हैं, इन सिम्टम के ऊपर ध्यान तो देना है, बस इनके ऊपर अटेंशन हमें कम देनी है, तब तक नहीं देनी जब तक ये जो कॉमन सिम्टम है बहुत ज्यादा मार्क ना हो जाए, बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन ना करें जैसे। ठीक है, अब इसी में देखो जो फुटनोट है, कौन सा, डॉक्टर वॉन बोइंगसन बाय द पब्लिकेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड हिज रिपर्टरी हैज रेंडर्ड ग्रेट सर्विस टू होम्योपैथी एज वेल एज डॉक्टर जे जहार इन हैंडबुक ऑफ प्रिंसिपल सिम्टम। ठीक है, ये जो बोइंगसन सर और जहार सर का था, इन्होंने अर्लीस्ट रिपर्टरी को एक्सप्लेन किया था, बोइंगसन सर का। ठीक है, जो हम लोग रिपर्टरी पढ़ेंगे ना फाइनल ईयर में है अभी, तो अब तो शायद जो नया सिलेबस है उसमें फर्स्ट ईयर में भी है, तो वहाँ से ये कनेक्टेड है। ठीक है, जैसे देखो अभी इसका बेस बता देते हैं कि रिपर्टरी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। जैसे शुरुआत में एक मेडिसिन थी, उसका 1000 सिम्टम याद कर लिया किसी ने, 2 मेडिसिन की याद कर लेगा कोई, 10 मेडिसिन के, लेकिन जब 4000 5000 मेडिसिन हो गए उसके सिम्टम कोई कैसे याद कर सकता है, तो उसको ना एक इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर देना ही क्या कहलाता है, रिपर्टरी है। ठीक है, इंडेक्स फॉर्म में जब उन्हीं सिम्टम को कन्वर्ट कर देते हैं, एक सेंटेंस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वही क्या कहलाता है, रूब्रिक्स कहलाते हैं। ठीक है, और वही हमारा अल्टीमेटली बनता है, जो बुक बनेगी रूब्रिक्स को कंपाइल करके वो हमारी क्या कहलाती है, रिपर्टरी कहलाती है। तो बोइंगसन सर और जहार सर जो थे, इन लोगों ने ना अर्लीस्ट रिपर्टरी बनाई थी। ठीक, हनीमैन सर ने बनाया, उसके बाद क्या बोइंगसन सर ने, उसके बाद जहार सर का पब्लिकेशन हुआ था। ठीक है, ये उससे रिलेटेड टॉपिक है, बस ध्यान में रखना है कि 153 में ये चीज़ें हैं। अगर पूछा जाए कि सबसे पहले किसने रिपर्टरी बनाई, तो बोइंगसन सर का ही हमें नाम लेना है। ठीक, उसके भी पहले बोले तो हनीमैन सर ने सबसे पहले किया, तो उसके बाद बोइंगसन सर, फिर जहार सर ने। ठीक है, तो 153 अफरोजा में इतनी सारी चीजें हैं। एक क्वेश्चन और आता है, यही मतलब 153 अफरोजा से एक क्वेश्चन आता है इवेल्युएशन ऑफ सिम्टम। तो एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, हम लोग इवेल्युएशन ऑफ सिम्टम क्या होता है, तो उसमें डिफरेंट राइटर का क्या पूछते हैं, व्यू पूछते हैं, केंट सर का व्यू बताओ या फिर बोइंगसन सर का व्यू बताओ, तो उसमें 7 पॉइंट पढ़ते हैं बोइंगसन सर में, क्यूमांडो कांडो ये सारी चीज़ें। और जब केंट सर का पढ़ते हैं तो उसमें जनरल सिम्टम, कॉमन सिम्टम पढ़ते हैं। तो अगर पूछा जाए इवेल्युएशन ऑफ सिम्टम, तो हम लोग कभी एफोरिज्म मेंशन करके नहीं आते एग्जाम में, बट अगर हमें समझाना हो तो 153 एफोरिज्म अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, इवेल्युएशन ऑफ सिम्टम बाय हनीमैन सर। ठीक है, आया समझ में? तो बस 153 एफोरिज्म ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। इवैल्यूएशन ऑफ सिम्टम बाय हनीमैन सर, टोटलिटी ऑफ सिम्टम किस बेसिस पे सबसे अच्छी बनती है, पीक्यूआरएस सिम्टम के बेसिस पे बनती है। ठीक है, पीक्यूआरएस सिम्टम क्या होते हैं ये अलग से क्वेश्चन आता है। और रिपर्टरी का जो इसका एग्जाम उसमें फुटनोट में देंगे बोइंगसन सर का और जहार सर का, उसका भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज का बस लेक्चर इतना ही।